आज हम प्रीवियस लेक्चर कंटिन्यूशन देखेंगे composition. I hope that composition is already clear. Composition means that we have objects of another class as data members in a new class. Today we'll see how we can implement classes that basically consist of objects as data members. I'm starting from the example that is covered in the slides already. Let's take the example of the employee class, right? So we discussed in the last lecture that let's say we already have a date class, and the date class contains day, month and year as data members, and it has some constructors, set, get functions and other functions as well. And this class is a well tested class. For example, let's say that it's a class that has a lot of checks that basically checks if a date is valid or not. And then our goal was to create an employee class. So in the employee, our target was to create an employee, and the data of the employee should be the name for the employee, his birth date and hire date. So I discussed this in detail in the lecture that if I create again day, month here, data members here, it will be redundant and it will basically violate the principles of object-oriented programming. So we are not following reusability. Therefore, we should include date objects as data member instead of re-declaring the day, month and year of each date separately here, right? So यहाँ पर मैं देखा कि हमने बजाय से कि हम रिडंडेंट कोड लिखते हैं, हमने डेट का ऑब्जेक्ट ही बना लिया बाय द नेम ऑफ बर्थ डेट एंड हायर डेट, राइट? सो यहाँ ये डिस्कस ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, स्लाइड्स में थोड़ा सा रिकैप दे रही हूँ कि व्हेन यू क्रिएट अ क्लास दैट हैज ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर्स, तो हमें उसका कंस्ट्रक्टर कैसे बनाना होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप प्रिमिटिव का बनाते हैं वही सारे डेटा टाइप्स यहाँ पे रिसीव करोगे और यहाँ असाइनमेंट कर दोगे। सिर्फ ये ख्याल रखना है कि चूंकि अब आप ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट डीलिंग में इसको ध्यान में रखेंगे जो ऑब्जेक्ट के प्रिंसिपल्स हैं, लाइक द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इट कंटेन्स द एड्रेस, उसको अकॉर्डिंगली डील करें। तो यहाँ पर हमने बर्थ डेट को इनिशियलाइज किया है, जो डेट यहाँ से रिसीव आ रही थी रिसीव हुई थी उसके अकॉर्डिंगली, और हायर डेट को भी यहाँ से रिसीव होने वाली डेट के साथ असाइन कर दिया। इसके बाद मैंने ये कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेन इन कोई डिटेल इन द स्लाइड्स। ये वो कॉपी कंस्ट्रक्टर है जो कि स्लाइड्स में एक्सप्लेन हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद हमने सेट गेट फंक्शन लिखे। नेम जो हमारे पास स्ट्रिंग थी उसके सेट गेट फंक्शन लिखना बहुत आसान है, वो सिंपल स्ट्रिंग है। और उसके बाद हमारे डेट फंक्शन, डेट के सेट गेट फंक्शन होंगे, उसको जरा ध्यान से देख लीजिए। क्योंकि डेट हमारे पास क्लास है, तो जो बर्थ डेट का गेट फंक्शन होगा उसकी रिटर्न टाइप डेट होनी चाहिए, राइट? और उसको रिटर्न करते हुए बेटर है कि आप यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसको रिटर्न करें, वरना अगर आप यहाँ पे रिटर्न बर्थ डेट लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन अगेन उसके अंदर थोड़ा इशू होगा कि आप उसका एड्रेस रिटर्न करेंगे। सिमिलरली सेट फंक्शन जो है उसके अंदर हम यहाँ पर डेट को रिसीव करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और कि जब आप सेटर फंक्शंस बनाएं बर्थ डेट या हायर डेट के, तो हमेशा आप पूरा ऑब्जेक्ट रिसीव करें और ऑब्जेक्ट असाइन करें। यहाँ ये ना करें कि जो सेट फंक्शन है वो डे, मंथ और ईयर को रिसीव करें, राइट? सो जैसे कि आप प्रिमिटिव वैल्यूज के डाटा मेंबर्स बनाते हैं सेट फंक्शंस, कि आप पूरा रिसीव करते हैं और असाइन कर देते हैं, इसी तरह से आप ऑब्जेक्ट के जब सेट फंक्शंस बनाएं तो पूरा ऑब्जेक्ट रिसीव करें और रीसेट करें ऑब्जेक्ट को। इसी तरह गेटर्स जब बनाएं तो ऑब्वियसली उसके अंदर तो पूरा ऑब्जेक्ट ही रिटर्न होगा। सो ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे सेट गेट फंक्शंस बनेंगे ऑब्जेक्ट डाटा मेंबर्स के, जिस पैटर्न पे आपके प्रिमिटिव के बनते थे। सिर्फ आपने यहाँ पे अपने टाइप्स को, रिटर्न टाइप्स और रिसीविंग के टाइप्स को ध्यान से देखना होगा। उसके बाद ये फंक्शन है इक्वल्स का, ठीक? ये भी मैंने स्लाइड में डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं कि दो एम्प्लॉयज बराबर, ये बहुत वही इक्वल्स मेथड है जो कि हम स्टार्ट से लिखते आ रहे हैं। हमें पता है कि हमें दो ऑब्जेक्ट्स की इक्वालिटी चेक करने के लिए खुद से एक इक्वल्स मेथड अपनी क्लास में लिखना पड़ता है, और वो इक्वल्स मेथड क्लास के हर डेटा मेंबर को चेक करता है। अगर सब कुछ सेम है फॉर टू ऑब्जेक्ट्स, इट रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। ये देखिए यहाँ पर हमने अब नेम को चेक करने के लिए बहुत आसान है। नेम अगर दूसरे एम्प्लॉय के नेम के बराबर है तो स्टेटमेंट खत्म हो जाती है, लेकिन बर्थ डेट को चेक करने के लिए हमने ये सारी स्टेटमेंट्स यहाँ तक की स्टेटमेंट्स लगाई हुई हैं कि अगर बर्थ डेट का हम डे चेक करेंगे, दूसरे का डे के साथ मंथ चेक करेंगे, दूसरे के मंथ के साथ, इसी तरह ईयर चेक करेंगे। इफ एवरीथिंग इज सेम देन हम कहेंगे कि बर्थ डेट्स बराबर है, राइट? यहाँ पर कभी भी हम बर्थ डेट इज इक्वल टू अदर एम्प्लॉय डॉट बर्थ डेट नहीं लिखेंगे, ये इनवैलिड, इलॉजिकल चेक होगा। सिमिलरली यहाँ देखिए हायर डेट के लिए भी हमने ये डिटेल्ड चेक्स लगाए हैं। हमेशा याद रखें जब भी आप ऑब्जेक्ट डाटा मेंबर के साथ काम करेंगे, ऑब्जेक्ट डाटा मेंबर को ब्रेक डाउन करना होगा कॉन्स्टिट्यूएंट डेटा के अंदर, तभी उसके ऊपर कोई ऑपरेशन हो सकता है, राइट? यहाँ पर मैंने एक और इक्वल्स मेथड लिखा है, चूंकि आप एक नाम के दो मेथड्स नहीं डाल सकते, तो यहाँ पर मैंने उसको इक्वल्स शॉर्ट लिख दिया है। ये मेथड तब काम करेगा जब हमारे पास डेट क्लास के अंदर इक्वल्स का फंक्शन ऑलरेडी मौजूद होगा। इसमें हमने सिंपल ये काम किया है, क्योंकि नेम तो सिंपल था, उसको कंपेयर कर लिया, और अगर मैंने कहा बर्थ डेट
डॉट इक्वल्स अदर एम्प्लॉय डॉट बर्थ डेट। अब ये इक्वल्स फंक्शन जो है ये डेट क्लास में होगा, और हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का कोई अपना फंक्शन है उसको यहाँ पर इस्तेमाल कर। तो यहाँ अगर हम डेट क्लास में जाके देखें तो डेट क्लास के अंदर हमारे पास ये एक इक्वल्स फंक्शन बना हुआ है जो कि एक और ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। सॉरी, यहाँ पर दिस शुड बी डेट, अच्छा, यहाँ पर वो डेट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है और दोनों डेट ऑब्जेक्ट्स की डेटा को कंपेयर कर लेता है, राइट, और रिटर्न ट्रू या फॉल्स करता है। तो उसको हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर दो डेट्स बराबर हैं और हायर डेट भी बराबर है तो फिर हम इसको ट्रू रिटर्न करेंगे। और अब यहाँ पर हम एक मेथड लिखते हैं, नया मेथड जो कि आपका कॉन्सेप्ट को थोड़ा मजीद क्लियर करने के लिए, हाउ टू वर्क विद ऑब्जेक्ट डेटा ऑफ द क्लास। Let's say कि we need to write a method that returns if an employee's experience is greater than 5 years. ठीक है, रिटर्न्स, दिस वुड बी अ बूलियन मेथड बेसिकली। वी नीड टू राइट अ मेथड जो कि हमें ये बताए कि एक एम्प्लॉय जो है जिस पर फंक्शन कॉल होगा वो उसका एक्सपीरियंस 5 ईयर प्लस है तो वो ट्रू रिटर्न करे, वरना वो फॉल्स रिटर्न करे। सो लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस मेथड। ओके, सो लेट्स राइट द मेथड पब्लिक बूलियन एक्सपीरियंस रख लेते हैं इसका नाम। ओके, सो ये मेथड चूंकि हायर डेट डाटा मेंबर पे काम करेगा और हायर डेट से करेगा कि उसकी एक्सपीरियंस जो है 5 ईयर प्लस है या नहीं। तो हायर डेट इज आवर डाटा मेंबर, वी डोंट रिक्वायर एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड, वी नो द करंट ईयर, लेट्स से 2020, so this function should not have any arguments, right? So यहाँ पर हम एक सिंपल चेक लगा सकते हैं कि हायर डेट, सॉरी, ये if the current year minus the higher date, if it is greater than 5, तो return true, otherwise return false, right? So अब यहाँ पर हमने कहा कि हमें जो करंट ईयर है उसमें से हम हायर डेट को माइनस करें, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें मैंने को बार बार एक्सप्लेन करी कि कभी भी आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं लगाना। कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हमेशा ऑब्जेक्ट के किसी डेटा मेंबर पर अप्लाई होता है। हमें यहाँ पर उसका एक्सपीरियंस चेक करना है जो कि ईयर से पता चलेगा, तो हमें हायर डेट में से ईयर चाहिए। सो वी मस्ट राइट द गेटर फॉर ईयर। I hope my point is clear. Whenever you are writing any arithmetic operation or comparison operation or equality operation, any operation, it cannot be applied on the object name directly. You have to figure it out, brainstorm कि इस ऑब्जेक्ट के किस डाटा मेंबर के ऊपर ये ऑपरेशन करना है, उसका गेटर कॉल करें और फाइनली फिर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करें। सो ये एक मेथड कैसे काम करेगा कि ये करंट ईयर में से हायर डेट के ईयर को माइनस करेगा और चेक करेगा अच्छा अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो ट्रू रिटर्न करते, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करते। ओके, इस मेथड को मजीद मेथड देखने से पहले हम इसका रनर क्रिएट कर लेते हैं। सो रनर बनाने के लिए लेट्स क्रिएट द रनर यूजिंग द आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर फॉर द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को एक दफा देख लेते हैं। स्ट्रिंग एंड 2 डेट्स आर रिक्वायर्ड, राइट? सो इन ऑर्डर टू क्रिएट एन एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, सबसे पहले जब भी हमने एक ऐसी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना होगा जो कि क्लास डाटा मेंबर के साथ काम करी होगी, सबसे पहले हमें उसके पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। ये ऐसी बात है कि अगर आपने कार बनानी है तो आपको पहले इंजन टायर्स मैन्युफैक्चर करने होंगे, फिर आप उनको असेंबल करके कार बनाएंगे, राइट? सो यहाँ पर हमें पहले उसकी जो डेट ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट करने पड़ेंगे और उसके बाद हम एम्प्लॉय को क्रिएट कर सकते हैं। एनी डेट वी कैन सप्लाई, राइट? अब हम यहाँ पर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। We can give any name, let's say ABC is the name and this is the birth date and this is the hire date for the employee, right? In this way we will be creating objects of a class that basically deal with object data members, right? So,
ओके, अब यहाँ पर वंस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि हम इसके ऊपर डिफरेंट फंक्शंस कॉल्स कर सकें। हमारे पास जो फंक्शंस थे वो सेट फंक्शंस और गेट फंक्शंस थे। इसके अलावा हमारे पास अभी जो हमने फंक्शन बनाया एक्सपीरियंस का, वो कॉल करके देख लेते हैं। एक्सपीरियंस दिस वन, चूंकि ये हमारे पास एक ये चूंकि हमारे पास एक बूलियन मेथड है, तो उसको इस तरह से कॉल कर देते हैं। ठीक है, एक और एम्प्लॉय भी हम क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि उसको कॉपी कंस्ट्रक्टर से क्रिएट कर लेते हैं। ट्रू ही आएगा उसके इक्वल्स मेथड में वैसे तो, बट लेट्स I just want to check the equals method again. Okay, so let's execute this runner. Okay, so as the hiring date for the employee was 2005, so the answer for the first function call is true, and obviously the two methods, the two objects were same, so the other answer is also true. In this way you can call methods, and I hope that the declaration of a class that has object data member is clear by now. Let's see another example, and I hope it will make your concepts more clear.